बाद मैंने खुद को विलन बनाने के लिए कई सारे पैंतरे आजमाए ताकि लोग मुझे गलत समझें। किसी ने मेरे इरादों को नहीं समझा। जब भी मुझ पर कोई इल्जाम लगा मैंने सबको अपने पीछे छुपा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने मुझे बताया था कि अगर मैं सबके बीच नफरत का जरिया बनकर लाखों लोगों की गालियों के बीच मरने का अचीवमेंट हासिल कर लेता हूं तो मैं 100 बिलियन कैश लेकर अपनी रियल वर्ल्ड में वापस लौट सकता हूं। भगवान ने भी मेरी मेहनत देखी और आखिरकार मेरी लगातार कोशिशों के बाद मैं आज इस एग्जीक्यूशन ग्राउंड में सबके सामने खड़ा हूं। जैसे ही मैं सामने आया नीचे खड़ी ऑडियंस और तेजी से चिल्लाने लगी। कुछ लोग तो भीड़ को इकट्ठा करके एक मुझे बेशर्म है, मुझे बेशर्म है आसमान हिला देने वाली इस नारेबाजी के सामने मैं किसी वीआईपी ऑफिसर की तरह नीचे खड़े लोगों को देखकर अपना सिर हिला रहा था। चिल्लाओ जितना ज्यादा नफरत करोगे मुझे उतनी ही खुशी होगी। मुझे तो जैसे अपने उन 100 बिलियन कैश के पंख दिखाई दे रहे हैं जो मेरी तरफ उड़ कर आ रहे हैं। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी एक ठंडी लेडी पुलिस ऑफिसर की आवाज मेरे कान में गूंजी, डेथ सेंटेंस तुरंत शुरू किया जाए। 2 पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे लेफ्ट और राइट से पकड़कर नीचे घुटनों के बल बिठा दिया। मुझे अपने सिर के पीछे एक ठंडी और सख्त चीज महसूस हुई। यकीनन वो गन की बैरल थी। मैं मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। जब मैं रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद की अपनी आलीशान लाइफ के सपने देख रहा था तभी अचानक, जरा रुकिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेमोरी एक्सट्रैक्टर अभी अभी लॉन्च हुई है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मुझे को एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनाकर लाइव उसकी मेमोरी निकाली जाएगी और उसके बाद ही उसे डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। नीचे खेरी ऑडियंस में अचानक खलबली मच गई। इस मोमेंट पर मैं खुद भी घबरा गया। अगर मेरी मेमोरी सबके सामने आ गई तो मैं अपना कैरेक्टर एंडिंग अचीवमेंट कैसे पूरा करूंगा? मेरी ये 10 साल की मेहनत तो बेकार चली जाएंगे। मेरे 6 बिलियन कैश तो पानी में मिल जाएंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं खड़ा हुआ और तेजी से चिल्लाया, आप लोग ऐसा करके मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। ये आपके खुद के साइन किए हुए बॉडी डोनेशन डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने बिना किसी शर्त के अपनी बॉडी रिसर्च के लिए स्टेट को डोनेट की थी। आप देख सकते हैं। लेडी पुलिस ऑफिसर ने एक फाइल मेरे सामने रख दी। उस फाइल को देखकर मेरा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। सोचा था कि देश के लिए आखिरी बार कुछ कंट्रीब्यूशन, सोचा नहीं था कि इसे भी कभी शर्म महसूस हो सकती है। मुझे तो लगता था कि इसके पास दिल ही नहीं। एक आर्टिस्ट शाओ रोयू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगले जन्म में जरा ध्यान रखना, इतने घटिया काम मत करना। उसकी बड़ी बहन मू वानवन ने भी नफरत से अपना मुंह फेर लिया। लाइव स्ट्रीमिंग रूम तो जैसे फटने की कगार पर था। अच्छा हुआ इसके साथ इतने घिनौने काम किए हैं इसने, अब इसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही चाहिए। जब इसके काले कारनामे सबके सामने आएंगे, लगता है अभी भी ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जो हमें नहीं पता। आज का लाइव स्ट्रीम देखना वसूल हो गया। देखते जाओ, ये हमारी प्यारी दीदी के साथ अपने रिलेशनशिप की झूठी अफवाहें उड़ाता था और हमारे मुंह ये भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कर्मों का फल तो मिलकर रहता है। जैसे ही मेमोरी एक्सट्रैक्शन की बात फैली, लाइव स्ट्रीमिंग के व्यू एटन रुपीज मिलियन से सीधे 30 मिलियन पार कर गए। मैं बिल्कुल सुन होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा जब तक कि कुछ लोगों ने मुझे एक लेदर बेल्ट से कुर्सी पर कसकर नहीं बांध दिया और मेरे सिर पर एक मेटल हेलमेट पहना दिया। इसके ठीक बाद मेरे ब्रेन में एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और मैं बिना चाहे थोड़ा सा कांप उठा। सामने बड़ी स्क्रीन पर एक सीने दिखने लगा। ये इस वर्ल्ड में मेरे ट्रांसमाइग्रेशन का पहला दिन था। उस समय मैं सिर्फ 15 साल का था और मू फैमिली मुझे अभी अभी गांव से वापस लाई थी। मैं उनका असली बेटा था जबकि वो नकली बेटा मू फैमिली की कामवाली का बेटा मुये था। अपने बेटे को एक ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए उस कामवाली ने बच्चों की अदला बदली कर दी थी। उसने अपने बेटे मुये को मू फैमिली का वारिस बना दिया और मुझे गाँव में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब सच सामने आया तो मू फैमिली ने उस कामवाली को डांटने के बजाय उन्हें इतना अच्छा बेटा देने के लिए शुक्रिया कहा और इनाम में 10 मिलियन भी दे दिए। इस समय मुझे अपना पहला सिस्टम मिशन पूरा करना था और वो था मेल लीड मुये को सीढ़ियों से नीचे धक्का देना। मू फैमिली का ये घर वाकई बहुत बड़ा था। जब से मैं यहाँ आया था मैंने मुये को देखा तक नहीं था। मिशन पूरा करने के लिए मैं पिछले आधे घंटे से सीढ़ियों के पास ही चक्कर काट रहा था। इसी दिन इसने मुये को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। मू वानवान ने कुर्सी पर बंधे हुए मुझे बेहद नफरत से देखा। ये लड़का भी ना भरे ही मुये इसका सगा भाई नहीं था, पर क्या ये उसके साथ प्यार से नहीं रह सकता था? मू वानवान ने एक लंबी सांस, ये तो पैदाइशी विलन हुआ था। मुझ जैसी माँ ने ऐसे कुलकलंक को कैसे जन्म दे दिया? मू फादर ने बेहद ठंडी आवाज में कहा। तभी स्क्रीन का सीन बदला। मेरे पीछे से एक आवाज आई, तो तुम हो मुझे? मैंने मोड़ कर देखा तो एक बेहद घमंडी सुनहरे बालों वाला लड़का मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये यकीनन इस कहानी का मेल लीड मू ये ही था। उसकी नजरों से मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैं अभी सोच ही रहा था कि इसे सीढ़ियों से कैसे धक्का दूं ताकि इसे ज्यादा
चोट ना आए कि मुंह ये फिर से बोला, मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम मम्मी पापा के सगे खून हो, पर आखिर तुम पले बड़े तो गांव में ही हो ना। मम्मी पापा और दीदी को गांव के गवारों से सख्त नफरत है, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। कल ही उन्होंने मुझसे कहा था कि भले ही तुम वापस आ गए हो, लेकिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटा मैं ही रहूंगा। इस घर में तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम दुम दबा कर रहो। मुंह ये अपनी बात कहते हुए धीरे धीरे मेरे पीछे आया और बड़े आराम से सीढ़ियों के हैंडल को छूने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातों में छिपी हुई ढेर सारी इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा था। कोई ताजुब नहीं कि सिस्टम ने मुझे प्लॉट ठीक करने के लिए भेजा है। इस मेल लीड का कैरेक्टर तो पूरी तरह तबाह हो चुका है, अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो कहानी का रुख ही बदल जाएगा। मुंह ये ने जब देखा कि मैं चुप हूं तो उसने सोचा कि मैं डर गया हूं। वो चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान लिए मुझे देखता रहा। एक काम करो, पहले घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझे 2 बार कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ। तुम मुझे घुटनों के बल बैठकर भौंकने को कह रहे हो। उसकी ये बात सुनकर आखिरकार मैंने अपना मुंह खोला। साले, मैं चुप क्या रहा? तूने तो मुझे कमजोर समझ लिया। किसकी हिम्मत हुई जो अपने बाप को कुत्ता बनाने चला है? मेरी आवाज अनजाने में थोड़ी तेज हो गई थी। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना? मुंह ये ने मेरी तरफ बेहद नाराजगी से देखते हुए कहा और फिर वो अचानक पीछे की तरफ झुका और एक खौफनाक चेहरा बनाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिर गया। कालीन पर कई बार लुढ़कने के बाद वो आखिरकार सेकंड फ्लोर पे जाकर रुका। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया जिसमें बेहद मासूमियत और दर्द था। भैया, मैं तो आपके साथ अच्छे से रहना चाहता था, आपने इतना बेरहमी से मुझे नीचे क्यों धक्का दे दिया? इस मोमेंट पर मैं सोच रहा था कि ऑस्कर वालों को तुम्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना चाहिए। तभी मेरे पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। मैं जैसे ही मुड़ा, एक हाथ हवा में लहराता हुआ मेरे चेहरे की तरफ आया और अगले ही पल एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर आकर बैठा। रियल वर्ल्ड का सांड शो चैंपियन होने के नाते मैं इस वार को बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकता था, लेकिन मुंह ये के इस ड्रामे ने मुझे इतना हैरान कर दिया था कि मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया। मैंने नजरें उठाई तो देखा कि सामने मेरी सगी बहन मुंह वानवन खड़ी थी। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मुंह ये इतनी भलाई से तुम्हारे पास आया था और तुमने उसे इतनी बेरहमी से सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मुंह वानवन ने गुस्से में चीखते हुए कहा और तुरंत सीढ़ियों से नीचे मुये की चोट देखने भागी। ये देख, अरे सब तो कह रहे थे कि मुझे ने मुये को धक्का दिया था, पर यहाँ तो मुये खुद ही सीढ़ियों से गिरा और सारा इल्जाम मुझे पर लगा दिया। मुये तो हमेशा से इतना अच्छा बच्चा रहा है, वो ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता है? मुंह फादर की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। असंभव, ये बिल्कुल नामुमकिन है। सबसे ज्यादा सदमा तो मुंह वानवान को लगा था। उसकी नजरों में मुये हमेशा से एक सीधा साधा मासूम बच्चा था। वो ऐसी साजिश कैसे रच सकता था? उसकी नजरों में मुंह ये की इमेज इतनी परफेक्ट थी कि उसने बिना सोचे समझे उसकी बात पर यकीन कर लिया था और मुझे थप्पड़ मार दिया था। इस मोमेंट पर मुंह वानवान के दिल में एक हल्का सा गिल्ट महसूस हुआ। वो इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? बिना सच जाने उसने सीधे मुझे पर हाथ उठा दिया, लेकिन उसके दिल का वो गिल्ट बहुत जल्द गायब हो गया। ये सब तो उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो मुझे ने बाद में इस परिवार को दिया। इसे तो कम ही दरा है। और मेरा मुझे हमेशा से एक मासूम बच्चा रहा है। यकीनन मुझे के अचानक वापस आने से वो परेशान हो गया होगा, इसलिए उसने ऐसा रिएक्शन दिया। क्या अभी मेरी आंखें धोखा खा रही थी? मुझे ने तो उसे छुआ तक नहीं, वो खुद ही गिरा और सारा ब्लेम मुझे पर डाल दिया। ओ माय गॉड, मैं तो सच में मुझे के इस सीधे चेहरे के धोखे में आ गई थी। सोचा नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा। और मुझे की वो बहन बिना कुछ पूछे ही उसने अपने सगे भाई को थप्पड़ जड़ दिया। क्या वो पागल है? सब लोग शांत रहो, मुझे आखिर एक विलन ही है। कोई उसे मार रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए ना। लाइव स्ट्रीमिंग रूम के व्यूअर्स भी लगातार कमेंट किए जा रहे थे। मुंह वानवान ने जब वो कमेंट्स देखे तो शर्म के मारे उसका सिर खुद ब खुद झुक गया। इस बीच स्क्रीन पर सीने लगातार चल रहा था। मैंने अपने लाल सूजे हुए गाल को हाथ से छुआ और मुंह वानवान की तरफ देखा। तुम्हारे इस भाई को कुछ भी हो जाए, पर क्या तुम्हें याद है कि असली भाई मैं हूं? तुम तो बस गांव से आए एक गवार हो। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे भाई बनो। मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो है मुये। मुंह वानवन ने मुये को सहारा देते हुए चिल्लाकर कहा। रहने दीजिए ना दीदी, भैया ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। जाने दीजिए। मुये ने बेहद मासूम चेहरा बनाकर बीच बचाव किया। मैं बस ठंडी नजरों से उसे देख रहा था। मुये बस परिवार के साथ मिलकर मुझे आइसोलेटेड करना चाहता था। उसकी ये छोटी सी चाल किसी बच्चे को तो बहका सकती थी, पर मैं कौन हूं? मैं तो इस कहानी का वो इविल सपोर्टिंग मेल लीड हूं जो सब जानता है। मुझसे ज्यादा बदतमीज और टपोरी कोई नहीं हो सकता। ये सोचते ही मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। तुमने कहा ना कि मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया है, तो फिर मुझे इस इल्जाम को सच भी तो करना पड़ेगा, वरना तुम पर झूठा इल्जाम लगाने का पाप चढ़ जाएगा। इतना कहते ही मैंने पूरी ताकत से लात उठाई और सीधे उसकी छाती पर दे मारी। मुये को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर किसी लोहे के पाइप से हमला हुआ हो। वो हवा में उड़ता हुआ पीछे गया और जोर से जमीन पर गिरा। वो पूरी तरह सन्न रह गया। ये बंदा स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा? इसे तो दीदी के
के सामने अपनी बेगुनाही की सफाई देनी चाहिए थी ना। इसने सीधे लात क्यों मार दी? तो मुये ने खुद को संभाला और सीढ़ियों से उठने की कोशिश की। तुम क्या बे? मैं तेज कदमों से नीचे आया और सीधे उसके बाएं गाल पर एक और करारी लात जमा दी। मैं मुये ने फिर से उठने की नाकाम कोशिश की। मैं क्या बे? मैंने इस बार उसके दाएं गाल पर निशाना साधा। उसने बेबसी से मुंह वानवन की तरफ देखा। दीदी दीदी की बच्ची। उसकी ठोड़ी पर एक और लात मारी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका जबरा अपनी जगह से हिल गया हो। वो जमीन से ऊपर उठा और पीछे की तरफ जा गिरा। याद रखना, इस घर में तेरी कोई दीदी नहीं है, सिर्फ तेरा बाप है, और इस घर का दामाद और बाप दोनों मैं ही हूं। मैंने बेहद ठंडे चेहरे से उसे देखा। ऊपर खड़ी मुंह वानान को अब जाकर होश आया और वो भागती हुई नीचे आई। वो इतनी देर से मुझे रोक भी नहीं पाई थी। पहली बात तो यह कि उसने सोचा नहीं था कि मैं इतना क्रूर हो सकता हूं, और दूसरी बात यह कि मेरी मूवमेंट इतनी तेज थी कि उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे तुम हद पार कर रहे हो। मुये ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों? मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम्हें बुरा। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने पूरी ताकत समेटकर मुंह वानवान की तरफ एक किक मारी। अगले ही पल मुंह वानवान हवा में उड़ गई और सीधे जाकर नीचे अभी उठे मुये के सिर पर जा गिरी। दोनों जमीन पर पड़े थे, सिर चकरा रहा था और वो इस बहुत बड़े झटके से उबर नहीं पा रहे थे। इस बंदे में इतनी ताकत कहां से आई? ऐसा लग रहा था जैसे इसने सालों तक संशो की ट्रेनिंग ली हो। तभी मू फैमिली का बड़ा काला कुत्ता भी वहां दौड़ता हुआ आ गया। अपने मालिकों को मुसीबत में देखकर वो मुझ पर तेज आवाज में भौंकने लगा। मैंने बिना सोचे समझे एक जोरदार तमाचा उस कुत्ते के मुंह पर जड़ दिया। वो काला कुत्ता भी सीढ़ियों से नीचे की तरफ उड़ा और सीधे जाकर मुंह वानन के पेट पर गिरा। दोस्तों, तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने काम के प्रति हमेशा से ये सब करने के बाद मैंने बड़े घमंड से सिस्टम से अपनी तारीफ मांगी। सिस्टम कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर हक बकाते हुए बोला, हाँ काफी वफादार हो तुम तो भाई साहब। ये कौन सी वेब नॉवल का स्क्रिप्ट है? ये तो बहुत ही मजेदार है। इस बंदे की मेंटल हेल्थ ठीक है ना? कुत्ते को भी नहीं छोड़ा इसने। नहीं, पर इस तरह किसी को सीधियों से लात मारना, अगर कोई मर जाता तो क्या होता? मुझे सच में पैदाइशी विलन है। कितना क्रूर है ये। वो बेचारा कुत्ता कितना क्यूट था, उसने कुत्ते को भी मार दिया। कोई शक नहीं कि आगे चलकर इसने जानवरों पर भी जुल्म ढाए होंगे। मैंने ऑडियंस की तरफ नजर घुमाई तो दूर किसी ने एक बहुत बड़ा बैनर उठा रखा था, मुगे जानवरों का हत्यारा है, इसका ये जुर्म कतई माफी के काबिल नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों। जब मैंने पहली बार वो बैनर देखा था तो मुझे काफी खुशी हुई थी, क्योंकि मेरे जुर्मों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था। लेकिन अफसोस, अब ये सब सच सबके सामने आने वाला है। से ने बदला और मुंह फादर और मुंह मदर सीढ़ियों के पास दिखाई दिए। ये सब क्या बकवास है? मुंह फादर ने जमीन पर इंसानों और कुत्ते के उस ढेर को देखकर गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ ली। पापा, इस घटिया मुझे ने हम सबको सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। मुंह वानवान ने उस कुत्ते को अपने ऊपर से हटाया और लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। पापा, आप भैया को मत डांटिए, वो बस अभी अभी आए हैं, इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुये ने अपने सूजे हुए चेहरे को सहलाते हुए बड़ी बेबसी से कहा। मुंह फादर ने जब उसका चेहरा देखा तो उनके दिल में दर्द हुआ। वो मुड़े और बेहद ठंडी नजरों से मुझे देखने लगे। कमीने कहीं के घर आते ही तमाशा शुरू कर दिया। मुझे तो पहले पता था। मैं मन ही मन मुस्कुराया। एक और आ गया जो बिना सच जाने सीधे इल्जाम लगाने आ गया। सच ही कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। इसे सिर्फ अपने लाडले के चेहरे की चोटें दिख रही है। मेरे गाल पर जो उंगलियों के निशान छपे हैं वो नहीं दिख रहे क्या? इसे कहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अंधा होना। अगर मैं कमीना हूं तो फिर आप क्या हुए? तुम मुंह फादर ने एक उंगली उठाकर कांपते हुए मेरी तरफ इशारा किया और फिर गुस्से में अपना हाथ नीचे कर लिया। पूरा परिवार नौकरों समेत अभी के अभी वेकेशन पर बाहर जा रहा है। मुझे अकेला इस घर में रहेगा और अपनी गलतियों पर पछतावा करेगा। लो भाई, आ गया जिस प्लॉट का मुझे इंतजार था वो आ गया। मेरे मन का सारा अंधेरा एक झटके में गायब हो गया और मैं खुशी से चहक उठा। सच में। लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुरंत अपने चेहरे पर एक बेहद दुखी और टूटा हुआ एक्सप्रेशन ला दिया। क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? जाते जाते भी मुंह फादर को चैन नहीं था। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, बेसमेंट में जो वाइन सेलर है तुम उसके अंदर कदम भी नहीं रखोगे। वहां कई सारी कीमती और रेयर वाइन्स रखी है। अगर एक भी बोतल टूटी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ऊपर से तो बड़ी शराफत से सिर हिला रहा था, पर मन ही मन बेहद खुश था। अच्छा, तो वाइन सेलर नीचे बेसमेंट में है। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो वैसे भी अपनी पीने की कैपेसिटी के लिए मशहूर हूं। आज तो मजा आएगा। जाने से पहले मुंह फादर ने एक और बात जोड़ दी।
और हाँ, हमारे मास्टर बेडरूम में भी जाने की हिमाकत मत करना। वो आलीशान बेड पूरे 10 मिलियन का है। दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है। वो नहीं चाहते थे कि उनका ये गंदा बेटा उस कीमती बेड को हाथ भी लगाए। मैंने तुरंत आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया, फिक्र मत कीजिए, आपके इस बेड की तो मैं ऐसी तैसी करके रहूंगा, और मेरे कमरे में भी कदम मत रखना। मू वानवान ने बाजू से मुझे घूरते हुए कहा। नवल के हिसाब से मू वानवान को ओसीडी था। उसे सख्त नफरत थी कि कोई उसके कमरे में जाए। अगर कोई ऐसा करता तो वो पूरे कमरे को सैनिटाइजर से साफ करती थी। बेशक मुए को छोड़कर मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सालो, आज तो तुम सबका गेम बजेगा। मू मदर ने स्क्रीन पर यह सब देखा तो एक ठंडी सांस ली। उन्हें याद आया कि उस दिन उनकी मू फादर से क्या बात हुई थी। हम इसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं कर रहे। आखिर उसका इस घर में पहला दिन है, क्या उसे इस तरह अलग थलग करना ठीक है? मू फादर का चेहरा बिल्कुल सख्त था। ये बचपन से गांव में पला बढ़ा है, इसके पास कोई तमीज नहीं है। जब तक इसे तकलीफ का एहसास नहीं होगा ये सुधरेगा नहीं। मू वानवन ने भी उनकी बात का सपोर्ट किया था। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले ही दिन इसने मुझे और मुए को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। अगर आज इसे नहीं सुधारा तो कल को ये हमारे सिर पर नाचने लगेगा। स्क्रीन पर दिख रहा था कि सबके जाने के बाद मैंने फ्रिज से स्प्राइट का एक कैन निकाला और बड़े मजे से पीते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा। ये सीने देखकर ऑडियंस में बैठी मू वानन अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। ये तो मेरा कमरा है, ये मेरे कमरे में क्या करने जा रहा है? मू वानवान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। उसे बहुत भयंकर ओसीडी था, इतना ज्यादा कि अगर कोई उसके कमरे में चला जाए तो उसका दम घुटने लगता था। और जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, पूरे कमरे से पिंक कलर का सैलाब बाहर आता दिखा। दीवारें पिंक थीं, बेडशीट पिंक थी, यहाँ तक कि गेमिंग चेयर और टेबल भी पिंक थे। बिल्कुल वैसा ही जैसा नॉवल में लिखा था। भले ही मू वानवन का चेहरा कितना भी अजीब हो, पर उसका दिल एक छोटी बच्ची जैसा था जिसका फेवरेट कलर पिंक था। लाइव स्ट्रीमिंग रूम के लोग भी ये देख हा सोचा नहीं था कि मू वानवन के इस अजीब चेहरे के पीछे इतना गहरा पिंक लव छुपा हुआ है। ऑडियंस में बैठी मू वानवन पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके कमरे में जाए, एक तो उसकी बीमारी की वजह से, और दूसरा वो नहीं चाहती थी कि किसी को उसके इस पिंक सीक्रेट के बारे में पता चले। पर अब पूरी दुनिया को उसका ये सच पता चल चुका था। इस मोमेंट पर उसका दिल कर रहा था कि वो जमीन में समा जाए। कमीना मुगे, ये मेरे कमरे में जाके आखिर करना क्या चाहता है? तभी स्क्रीन पर दिखा कि मैंने उसकी गेमिंग चेयर खींची और उस पर बैठ गया। कुछ ही देर में कमरे में गेम के साउंड गूंजने लगे। जैसे जैसे गेम का मैच सीरियस हुआ, मैं एक्साइटमेंट में इतना खो गया कि गलती से मेरे हाथ से स्प्राइट का कैन कीबोर्ड पर गिर गया और कोल्ड ड्रिंक पूरे कीबोर्ड में फैल गई। ऑडियंस में बैठी मू वानवन गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। उसके दिल पर जैसे सांप लौट रहे हो। वो उसका सबसे पसंदीदा लिमिटेड एडिशन कीबोर्ड था जिसे उसने बड़ी मुश्किल से खरीदा था। कमीना मुझे, भाई साहब ये बंदा तो सच में कमाल है। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये गेम बहुत अच्छा खेलता है? अरे ऊपर वाले भाई, क्या इस समय ये बात इंपॉर्टेंट है? मुझे बिना परमिशन के किसी के पर्सनल रूम में घुस गया। कितना घटिया इंसान है ये। 2 मैच खेलने के बाद मुझे काफी फ्रेश फील हो रहा था। मैंने बस पास में बड़ा एक गंदा कपड़ा उठाया और उससे कीबोर्ड को ऊपर ऊपर से साफ कर दिया। वैसे भी स्प्राइट ट्रांसपेरेंट होती है। मुझे नहीं लगता कि मू वानवन को कुछ पता चलने वाला है। कंप्यूटर बंद करके मैंने एक लंबी अंगड़ाई ली और जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने लगा, अचानक मुझे अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। इस समय घर में मेरे सिवा कोई नहीं था, तो फिर ये आवाज कैसी? मेरे मन में थोड़ा डर बैठ गया। मैंने आवाज की तरफ देखा तो मेरी जान में जान आई। वो बस एक पिंजरे में बंद छोटा सा हैमस्टर था। मुझे अचानक याद आया कि नोवेल में लिखा था कि मू वानवान को हैमस्टर पालने का शौक है, उसे जानवरों से बहुत प्यार है। मैं मुड़ा और उस पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा। वो हैमस्टर काफी फ्रेंडली था। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो खुद ब खुद पिंजरे के गेट के पास आकर अपनी नाक हिलाने लगा। हा, छोटे चूहे, आज तू मेरे चंगुल से बचकर नहीं भाग सकता। एक बेहद डरावनी और अजीब हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैंने सीधे पिंजरा खोला और उस नन्हे हैमस्टर को अपने हाथ में पकड़ लिया। ऑडियंस में बैठी मू वानवान का गुस्सा 7वें आसान पर था। वो अपने दांत पीस रही थी। शाओआई उसके पाले हुए सभी जानवरों में सबसे ज्यादा लाडला था, जिसे बाद में मुगे ने बेरहमी से मार डाला था। शाओआई की मौत बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक तरीके से हुई थी। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने मासूम और प्यारे से जानवर पर मुगे का दिल कैसे पसीज नहीं पाया। हालांकि उसने उस वक्त अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा था, लेकिन मुये ने सब कुछ साफ साफ देखा था और वो उससे कभी झूठ नहीं बोल सकता था। मेरा प्यारा स्यावा, ये सोचते ही मू वानवान की आंखों में आंसू छलक आए। उधर व्यूअर्स का गुस्सा भी बेकाबू होने लगा था। खासकर एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन के लोग तो पूरी ताकत से नारे लगाने लगे, मुगे जैसे जानवरों पर जुल्म उठाने वाले के लिए कोई माफी नहीं है। हे भगवान, मुझे उस प्यारे से हैमस्टर के साथ क्या करने जा रहा है? कितना डरावना है ये। मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार इसने स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड एनिमल केयर एक्टिविटी में हिस्सा लिया था और वहां अकेले ही सारे जानवरों को मार डाला था।
वो मंजर इतना खौफनाक था कि बयां नहीं किया जा सकता। स्क्रीन पर दिख रहा था कि मैं चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए उस हैमस्टर को पकड़कर सीधे विला के केटीवी रूम में ले गया। सारे स्पीकर्स और लाइट्स चालू कर दिए गए और अगले ही पल मैंने उस हैमस्टर को माइक की तरह पकड़ा और गाना शुरू कर दिया। मेरा सपना बहुत दूर है, उस पर्वत के पार जहां चांदनी बिखरी है। इस नजारे को देखकर पूरा लाइव स्ट्रीमिंग रूम कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। क्या इस भाई की मेंटल हेल्थ सच में ठीक है? क्या इसके घर वाले इसे कभी किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर नहीं गए? हैमस्टर को माइक बनाकर गाना गा रहा है। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? इसने एक बार भी उस मासूम हैमस्टर के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये सोचा। लगातार 5 गाने गाने के बाद मेरे हाथ में थमा वो हैमस्टर जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुका था। ऐसा लगा जैसे अब उसका सब्र टूट गया हो। उस हैमस्टर ने सीधे मेरे अंगूठे के पास जोर से काट लिया। मुझे वहां एक तेज चुभन महसूस हुई और जख्म से गरम गरम खून बहने लगा। इस मोमेंट पर मैं बिल्कुल खामोश हो गया। ये नजारा मू वानवन की नजरों में किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून मांस में धस। जो इंसान जीते जागते लोगों को इतनी बेरहमी से सीढ़ियों से नीचे फेंक सकता है, उसके लिए एक छोटा सा हैमस्टर क्या चीज है? वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अगले ही पल क्या होने वाला है। एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी अपनी सांसें रोके स्क्रीन को घूर रहे थे। यहां तक कि 2 लदनियों की आंखों में तो आंसू आ गए थे। पर अगले ही पल स्क्रीन पर दिखा कि मैं वापस मू वानवन के कमरे में आया। मैंने उस हैमस्टर को वापस उसके पिंजरे में रख दिया और अपने जख्म पर पट्टी बांधी। तभी मैंने देखा कि हैमस्टर का खाना खत्म होने वाला था। ऐसा लगा जैसे घरवाले जल्दबाजी में बाहर जा रहे थे और मू वानवन उसे खाना खिलाना ही भूल गई थी। इसलिए मैंने कमरे में कुछ ढूंढकर उसके खाने का इंतजाम किया। मैंने तुझे खाना खिलाया है, तो अब आगे से मुझे कभी मत काटना। तभी मुझे अचानक याद आया कि नीचे एक बड़ा काला कुत्ता भी है। पता नहीं उसे किसी ने खाना दिया या नहीं। ये सोचकर मैं नीचे आ गया। जैसे ही मैं पास आया, वो काला कुत्ता भौंकने के बजाय दुम दबाकर चुपचाप जमीन पर बैठ गया। इसका ऑटोमेटिक फीडर तो पूरा खाली तरह है। ये लोग भी ना जाने की इतनी क्या जल्दी थी। मैंने बड़बड़ाते हुए एक ठंडी सांस ली। इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे डॉग फूड मिल ही गया। चलो, हमारी पहली मुलाकात तो लड़ाई से शुरू हुई थी, पर अब मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूं, तो आगे से मुझ पर भौंकना मत समझे। मैं डॉग फूड डालते हुए उस काले कुत्ते को देख रहा था। वो कुत्ता शायद मेरी बात समझ गया था। वो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। ये नजारा देखते ही मू वानवन को जैसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मू जे तो एक क्रूर और बेरहमी से खून बहाने वाला विलन था, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? और बाद में श्यावाई को तो उसने मार डाला था। ये बात तो मूये ने खुद अपने मुंह से कही थी। क्या मूये उससे झूठ बोल रहा था? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मूये तो बहुत सीधा और सच्चा बच्चा है। सीढ़ियों वाली बात तो बस मूगे के अचानक वापस आने के बाद का एक रिएक्शन था। मूये मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। मू मदर ने भी मू वानवन की तरफ देखा। तुमने तो कहा था कि उसने तुम्हारे हैमस्टर को जान से मार दिया है। सब कह रहे थे कि वो जानवरों पर जुल्म करता है। क्या हमसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है? मू फादर बाजू में चेहरा सख्त किए बैठे थे। मू ये ने अपनी आंखों से देखा था, तो क्या वो झूठ होगा? वो हमारा इतने सालों का पाला हुआ बेटा है। मू मदर के दिल में ये बात सुनकर थोड़ी करवाहट घुल गई। इतने सालों का पाला हुआ बेटा, पर मूजे ही तो उनका अपना सगा खून है। मूये तो बस गलती से बदला हुआ बच्चा था। मूजे सच में कितना अच्छा था। ना काटने के बाद भी उसने हैमस्टर को खाना खिलाया। पहले वो इतना दयालु था, तो बाद में वो इतना बड़ा विलन कैसे बन गया? उसने इतने सारे जानवरों को नुकसान क्यों पहुंचाया होगा? स्क्रीन पर दिख रहा था कि मैं उस काले कुत्ते के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद उठा और सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रुको, ये अब कहां जा रहा है? स्क्रीन के सामने बैठे मू फादर के दिल में एक बहुत ही बुरा ख्याल आया और मैंने भी उन्हें बिल्कुल निराश नहीं किया। अगले ही पल मैंने सीधे वाइन सेलर का दरवाजा खोल दिया। भाई साहब, ये तो सीधे वाइन सेलर में घुस गया। मैंने सुना है कि मू फैमिली का वाइन कलेक्शन पूरे शहर में सबसे नायाब है। आज तो हमें भी देखने का मौका मिल गया। मुझे अब क्या करने वाला है? कहीं वो पूरे वाइन सेलर को तबाह तो नहीं कर देगा? जैसे ही मुझे वाइन सेलर के अंदर जाते देखा, मू फादर की सांसें अटक गई। ये सब वो कीमती वाइन्स थी जिन्हें उन्होंने दशकों से संभाल कर रखा था। वो खुद भी उन्हें कभी कभार ही चखते थे। हालांकि वो अक्सर वहां चक्कर लगाते थे, पर अंदर इतनी बोतलें थी कि उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वहां से कोई बोतल गायब हुई है या नहीं। वो बस मन ही मन दुआ कर रहे थे। पर अगले ही पल उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। 20 साल पुरानी माउताई की एक बोतल खोली, 1982 की लेफाइट की एक बोतल खोली और ब्रिटिश टॉप वाइनरी की लिमिटेड एडिशन की एक और बोतल खोल दी। एक के बाद एक मैंने पूरी 8 कीमती बोतलें खोल डाली। ये देखकर मू फादर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। कमीने विलन, मुझ जैसी शरीफ रूह के घर ऐसा कसाई कैसे पैदा हो गया? उन्होंने एक हाथ अपनी छाती पर रखा और उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाए, पापा
आप प्लीज शांत हो जाइए, बस कुछ बोतलें ही तो हैं। मू वानवन ने घबराते हुए उन्हें संभालने की कोशिश की। बस कुछ बोतलें ही तो हैं। मू फादर ने धीरे से अपना सिर, वो 1932 की लाफाइट थी और वो बोतल जिसे मैंने पूरे 5 मिलियन देकर स्पेन की रॉयल ऑक्शन से खरीदा था। मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो अपनी आंखें लाल करके गुस्से से चिल्ला रहे थे। मू वानवन उन्हें देखकर अंदर ही अंदर थोड़ी घबरा रही थी। असल में यह हरकत उसने खुद भी एक बार की थी। वैसे भी पापा शराब नहीं पीते थे, तो उन्हें क्या ही पता चलता। एक बार उसने खुद माउताई की एक बोतल खोली थी और जब एक घूंट पिया तो पता चला कि अंदर सिर्फ पानी भरा था। उसने सोचा था कि पापा शायद कोई नकली बोतल खरीद लाए हैं, इसलिए उसने कभी मू फादर को कुछ नहीं बताया। पर रुको, इस समय जब वो मुझे हाथ में माउताई की बोतल लिए देख रही थी, तो क्या इसका मतलब यह है कि सारी बोतलें चुनने के बाद मैं सीधे उन्हें लेकर मू फादर के मास्टर बेडरूम में घुस गया? मेरा आलीशान बेड। मूगे, तुम वहां क्या कर रहे हो? मू फादर पागलों की तरह चीख रहे थे। उस आलीशान बेड पर वो कभी मू मदर को भी बैठने नहीं देते थे, सिर्फ उन्हें ही उस पर लेटने का हक था। पर इस समय मैं अपने कंधे पर स्पीकर उठाए, हाथ में वाइन की बोतल लहराते हुए उस बेड पर पूरी ताकत से डांस कर रहा था। मू फादर का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया था। वो बिल्कुल बेबस होकर उस बड़ी स्क्रीन को देख रहे थे। ये मुझे तो सच में कोई शैतान का रूप है। सबको लगा कि तमाशा यहीं खत्म हो गया, पर उन्होंने मेरे दिमाग की शैतानी को बहुत हल्के में लिया था। जमीन पर शराब की खाली बोतलों को देखकर मैं कुछ सोचने लगा। पापा इन बोतलों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझते हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इधर मू फादर को भी कुछ अजीब लगा। वो बाद में जब भी वाइन सेलर गए थे, वो सारी बोतलें अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत थीं। तो फिर इसने क्या किया था? अगले ही पल सब सच सामने आ गया। मैं उन खाली बोतलों को लेकर सीधे बाथरूम में गया और फ्लश का पानी उन बोतलों में भरने लगा। ये सब करने के बाद मेरे चेहरे पर एक सेटिस्फाइड मुस्कान आ गई। मैं भी कितना दिमाग वाला हूं। इधर मू फादर का दिमाग जैसे पूरी तरह सुन्न हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही वो वाइन सेलर गए थे और उन्होंने उन बोतलों को गले से लगाकर चूमा था, और अब उन्हें पता चल रहा है कि उन बोतलों में सिर्फ फ्लश का पानी भरा हुआ था। इस झटके को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। सुनिए पापा, मू मदर और मू वानवन घबराकर उन्हें हिलाने लगी। हा, मूगे तो सच में बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। मुझे लगा कि 8 बोतलें पीना ही उसकी लिमिट थी, पर भाई ने तो पूरा सीन ही पलट दिया। मूगे कितना घटिया है यार। घर वालों ने सिर्फ थोड़ा सा अलग क्या किया, उसने ये सब कर डाला। क्या ये सही है? अरे ऊपर वाले भाई, उम्मीद है तुम्हारे बच्चे को भी ऐसे ही घर वाले मिले। फिर अपने बच्चे को बोलना कि बेटा चुपचाप सब बर्दाश्त कर ले। ऐसे घर वालों की वजह से ही तो मुझे जैसे इंसान विलन बनता है। अगर घर वालों ने उसे थोड़ा सा भी प्यार दिया होता तो क्या वो आगे चल के ऐसा कोई काम करता? सच तो ये है कि जब मैं उन बोतलों में फ्लश का पानी भर रहा था, तब सिर्फ मू फादर का नहीं बल्कि मू वानवन का दिमाग भी पूरी तरह सुन्न हो चुका था। कोई ताजुब नहीं कि जब उसने माउताई पी थी तो उसे सिर्फ पानी का टेस्ट आया था। असल में वो फ्लश का पानी था और उसने उस पानी का एक बहुत बड़ा घूंट पिया था, तभी उसे उसका टेस्ट अजीब लगा था। ये सोचते ही मू वानवन का जी मिचलाने लगा। उसे उल्टी आने को हो गई। मुझे सच में पैदाइशी विलन ही है, तभी तो उसने बाद में मुझे नदी में धक्का दे दिया था। उस वक्त अगर मुझे अपनी जान पर खेल के मुझे नहीं बचाता तो मैं तो कब की मर चुकी होती। भले ही अब ऐसा लग रहा है कि मुझे उतना सीधा और मासूम नहीं है जितना वो दिखता है, पर उसने मेरी जान बचाई थी। इस सच को कोई नहीं बदल सकता। पता नहीं मुझे उस आइलैंड पर अपना इलाज कैसे कर रहा। वहां कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है, वो इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकता। अफसोस कि वो मुझे का ये लाइव तमाशा नहीं देख पा रहा है। तभी स्क्रीन का सीने बदला। पूरी मू फैमिली एक नदी के किनारे पिकनिक मनाने गई थी और इस बार मुझे भी घर पर नहीं छोड़ा गया था। मैं उनके साथ था। ये नजारे देखकर मू वानवन की आंखों में ठंडी नफरत उतर आई। यही वो जगह थी जहां मूगे ने बेहद बेरहमी से उसे नदी में धक्का दे दिया था। मू मदर ने भी एक गहरी सांस ली। इसी जगह पर उनकी बेटी मू वानवन की जान जाते जाते बची थी। शायद मूगे सच में शुरू से ही एक विलन था। तभी तो बाद में जब मू फादर ने उसे घर से बाहर निकाला तो उन्होंने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं। उस हादसे ने पूरे परिवार का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। शुक्र है कि मूये ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वानवान को सही सलामत बाहर निकाल लिया था। इसी वजह से मू मदर के दिल में मूये के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि इस बेटे को पालना वाकई वसूल हो गया। लो भाई, आ गया क्या अब वही सबसे बड़ा सीने आने वाला है जहां मूजे दीदी को पानी में धक्का देता है। स्क्रीन पर दिख रहा था कि मैं नदी के बहते पानी को देख रहा था और फिर कुछ दूरी पर खैरी मू वानवन की तरफ मेरी नजर गई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इसे पानी में कैसे धक्का दूं। सिस्टम का मिशन तो पूरा करना ही था, पर मैं उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मू वानवन को तैरना नहीं आता था। अगर उसे धक्का दिया तो वो पानी के तेज बहाव में बह जाएगी और आगे नदी के रास्ते में लोहे के नुकीले तार लगे हुए थे। अगर वो उनसे टकरा गई तो उसे गहरी चोटें आ सकती है और अगर वो डूबी नहीं तो खून बहने की वजह से उसकी जान जा सकती है।
बहुत देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ऐसा नाटक करूंगा जैसे गलती से मेरा हाथ लग गया और वो गिर गई और फिर तुरंत मैं खुद पानी में कूदकर उसे बाहर निकाल लूंगा। ये तरीका सबसे सेफ था। मिशन में सिर्फ धक्का देने को कहा गया था। ये तो नहीं लिखा था कि उसे बचाना मना है। नदी के ऊपर एक लकड़ी का रास्ता बना था जो पानी के बिल्कुल करीब था और मू वानवान ठीक उसी पर खड़ी थी। उसे धक्का देना बहुत आसान था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक बेहद हसीन और खूबसूरत चेहरा मेरी तरफ ही देख रहा था। वो शेन यूचू थी। ढलते सूरज की किरणें उसके उस बेमिसाल चेहरे पर पड़ रही थी और उसके होठों पर मेरे लिए एक हल्की सी मुस्कान थी। नॉवल में उसके बारे में बहुत कम लिखा था। एक साधारण परिवार की लगी जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, पर वो मूजे की दीवानी थी। अब जब मैं उसे पास से देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई बहुत खूबसूरत है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बॉडी और उसका रंग, सब कुछ मेरी पसंद के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। अरे बाप रे, ये खूबसूरत लगी कौन है? ये तो दिखने में बहुत ही हसीन है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी एक्ट्रेस लियू रुयान से भी ज्यादा खूबसूरत हो। और इस समय शहर के सबसे आलीशान विला में बैठी शेन यूचू बड़े आराम से सोफे पर लेटी हुई थी। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आखिरकार मेरी एंट्री हो ही गई। तभी दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। वो शेन यूचू की बेस्ट फ्रेंड लिन रॉक्सी थी। उसने बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा और मजे लेते हुए बोली, लो भाई, तुम्हारी एंट्री आ गई। शेन यूचू कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो फिर से शुरू हो गई। मैं तो कहती हूँ तुम सच में बेवकूफ हो। इतने सालों से उसे पागलों की तरह चाहती हो पर कभी अपने दिल की बात नहीं बताई। अगर तुमने उसे अपना असली सच बता दिया होता तो उस लियू रुयान की क्या मजाल जो बाजी मार ले जाती। शेन यूचू ने बस खामोशी से अपना सिर हिला दिया। वो बाकी लगरियों जैसी नहीं थी। वो किसी के रुतबे या पैसे को देखकर उससे प्यार नहीं करती थी और वैसे भी वो उस समय मूजे को अपना सच नहीं बता सकती थी। कम से कम उस वक्त तो बिल्कुल नहीं। अगर उसने वो सच बता दिया होता तो उन दोनों के बीच सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। स्क्रीन पर दिख रहा था कि मैं उस खूबसूरत लग्गी को देखकर बस अपना थूक गटक रहा था। शांत मूगे, तुम्हें शांत रहना होगा। तुम सिर्फ एक गेम प्लेयर हो जो यहाँ ट्रांसमाइग्रेट होकर आया है। तुम्हें आखिरकार अपनी असली दुनिया में वापस लौटना ही है और वैसे भी इस दुनिया में मेरा अंत बहुत ही दर्दनाक होने वाला था। तुम्हें किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। ये सोचते ही मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की और बस कुछ औपचारिक बातें करके उसे वहां से विदा कर दी। मैं जैसे ही वापस अपना मिशन पूरा करने के लिए मुड़ा, सामने स्क्रीन पे जो दिखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने दिख रहा था कि मूये ने पीछे से आके पूरी ताकत से मू वानन को सीधे नदी में धक्का दे दिया। उसकी ये हरकत साफ बता रही थी कि उसने ये जानबूझकर किया था। पानी का बहाव बहुत तेज था और मू वानवान पलक झपकते ही बहुत दूर भाग गई। पापा और मम्मी वहां आसपास नहीं थे। मैं तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। तुम पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हारी दीदी है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या तुमने उसे पानी में धक्का नहीं दिया? तुम्हें क्या लगता है जब मैं घर वालों को ये बताऊंगा तो वो किसकी बात पर यकीन करेंगे? मुंह ये चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान लिए मुझे देख रहा था। भले ही पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं पर आखिर मैं उनका सगा खून तो नहीं हूं ना। जब तक मू वानवान तुम्हारे हाथों नहीं मरेगी तब तक मू फैमिली की ये पूरी जायदाद मेरी कैसे होगी? इस समय मूये का चेहरा किसी शैतान जैसा दिख रहा था। स्क्रीन के सामने बैठे मू फैमिली के तीनों लोग गहरे सदमे में थे। जैसे वो पत्थर के बन गए। मू वानवान की पीठ से जैसे एक ठंडा पसीना छूट गया। क्या मूये कोई जल्लाद है? मैं उसे इतना प्यार करती थी और वो मुझे जान से मारना चाहता था। बाजू में बैठी मू मदर का सदमा अब एक बहुत बड़े गुस्से में बदल चुका था। इतने सालों तक उन्होंने मूये को अपने सगे बेटे से बढ़कर माना। उसके लिए उन्होंने अपने खुद के सगे खून से नाता तोड़ लिया और मूये ने उन्हें यह सिला दी। वो उनकी अपनी बेटी की जान लेना चाहता था। मूये, तू तो एक आस्तीन का सांप निकला। मू मदर की छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी। इस समय उनका दिल कर रहा था कि वो मूये के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर इस गुस्से के बाद उनके दिल में एक बहुत गहरा गिल्ट और पछतावा जाग उठा। वो हमेशा यही सोचती रही कि मूजे ने वान को नदी में फेंका था और तब से उन्होंने मूजे पर ना जाने कितने जुल्म ढाए। उसे गलत समझा पर असल में मूजे तो बेकसूर था और उसने बिना कुछ कहे सारा दर्द झेला था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि मूजे ने ये सब कैसे बर्दाश्त किया होगा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद कब का दम तोड़ देता। मूजे मेरे बच्चे, तेरी माँ से बहुत बड़ी भूल हो गई। इस समय मू मदर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते बिलखते दूर उस एग्जीक्यूशन ग्राउंड में बंधे हुए मूजे को देख रही थी। ये सब उनकी वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने बिना सच जाने उस मूये की झूठी बातों पर भरोसा कर लिया था। मू फादर भी पूरी तरह सदमे में थे। असल में मूये की छोटी मोटी चालें वो हमेशा भांप लेते थे, पर उन्हें लगता था कि बच्चा बस थोड़ा नखरे दिखा रहा है, इसलिए उन्होंने कभी गौर नहीं किया। और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मूये मू वानवान की जान लेने की कोशिश कर सकता है। भले ही वो इस बेटी को उतना पसंद नहीं करते थे, पर वो उनका अपना खून तो थी। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? ये तो सच में मूये ही था जिसने मू वानवान को पानी में फेंका था। मूये तो अंदर से एक कसाई निकला। भले ही मूये से कितना प्यार
करती थी वो उस पर हाथ उठाने की सोच भी कैसे सका। मुझे की जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। उसे ऐसा घटिया सौतेला भाई और ऐसे अजीब घर वाले मिले। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो कब का असली विलन बन चुका होता। स्क्रीन पर दिख रहा था कि मैंने उस पागल हो चुके मुंह ये की बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत उस ठंडी और तेज बहती नदी में छलांग लगा दी। भले ही मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था, पर मैं अपनी आंखों के सामने किसी जीते जागते इंसान को दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता। उस समय तक मुंह वान वान पानी के बहाव में बहुत दूर बह चुकी थी। मैंने सही डायरेक्शन का अंदाजा लगाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ तैरने लगा। इससे पहले कि वो आगे लगे लोहे के नुकीले तारों से टकराती, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ लिया। इस समय वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। अगर वो उन नुकीले तारों से टकरा जाती और उसका खून बह जाता तो अंजाम बहुत ही भयानक होता। उसे पकड़ते ही मैंने सबसे पहले अपनी बॉडी को उसके और उन तारों के बीच में ला दिया, पर वो तार बहुत पास थे। नदी के तेज बहाव की वजह से मेरा हाथ एक नुकीले तार से टकरा गया और वहां एक बहुत गहरा जख्म बन गया। लाल खून उस ठंडे पानी में फैलने लगा। पिछले जन्म का कोई कर्ज था क्या जो मैं ये सब भुगत रहा हूं? मैंने अपनी गोद में बेहोश पड़ी मुंह वान वान को देखा और एक बार अपनी आंखें घुमाई, पर फिर भी मैंने उस आखिरकार तैरकर किनारे पर आने के बाद मैंने अपने जख्म की परवाह नहीं की। मैंने तुरंत मुंह वान वान को लिटाया और उसे सीपीआर देना शुरू किया, क्योंकि अगर अब देर की तो इसकी जान चली जाएगी। कुछ पलों के बाद उसने मुंह से पानी उगला और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। स्क्रीन के सामने बैठी मुंह वान वान बिल्कुल सुन्न खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सामने जो दिख रहा है वो सब झूठ है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं यकीनन कोई बुरा सपना देख रही हूँ। मुंह वान वान खुद से ही बड़बड़ा रही थी। मुझे तो मुझे ने बचाया था, मुझे ने नहीं, मुझे ने तो मुझे धक्का दिया। यही वो हादसा था जिसकी वजह से वो मुझे से नफरत करती थी और इसी वजह से वो हमेशा आंख बंद करके मुझे का साथ देती आई थी। मुंह वान वान को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। जिस इंसान से उसने इतने सालों तक नफरत की वही उसका असली रक्षक था और जिसे वो अपना मसीहा मानती रही वही उसकी जान का दुश्मन था। कितनी बड़ी विडंबना है। ये मुंह वान के दिमाग में वो सारे पुराने मजर घूमने लगे। यहाँ तक कि इस बार जो मुझे को डेथ सेंटेंस मिला है ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद मुझे का बदला लेने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करके उस लॉयर का इंतजाम किया था। इन सालों में उसने आखिर क्या क्या घिनौने काम किए थे। इस मोमेंट पर उसे ऐसा लगा जैसे उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं है। बाजू में बैठी मुंह मदर के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी एक हादसे की वजह से उन्होंने फैसला किया था कि वो मुगे को अपना बेटा नहीं मानेगी, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस दिन वानवान को बचाने वाला मुगे था। एक मां होने के नाते वो इतनी अंधी कैसे हो सकती थी। पहले उन्होंने अपने सगे बेटे को खो दिया और उसे गांव में इतने सालों तक तड़पने के लिए छोड़ दिया और जब वो वापस आया तो उसे इस तरह कई सालों तक बेकसूर होते हुए भी सजा दी। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। मुंह मदर ने अपना हाथ उठाया और खुद को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मुंह फादर ने बेहद तल्ख नजरों से ये सब देखा। चलो, कम से कम मूबे में थोड़ी इंसानियत तो थी जो उसने उनकी बेटी को बचाया, पर इसके बावजूद वो इस बेटे को कभी पसंद नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर ये सब सच दुनिया के सामने आ गया तो उन्होंने जो भी घटिया काम किए हैं वो सबके सामने आ जाएंगे। अब उनका क्या होगा? स्क्रीन पर कहानी लगातार आगे बढ़ रही थी। मुंह वानवन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, पास खड़े मुये ने मुझे जोर से पीछे धकेल दिया। वो तुरंत मुंह वानवन के पास घुटनों के बल बैठ गया। चेहरे पर झूठी फिक्र लिए बोला, दीदी आप आखिरकार होश में आ गई। मुझे लगा था कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। मुंह ये के धक्का देने की वजह से मैं दूर जा गिरा। मेरे होंठ कांप रहे थे और जख्म से बहते खून ने मेरी शर्ट को पूरी तरह लाल कर दिया था। मैंने जब नजरें उठाकर मुंह को देखा तो मैं दंग रह गया। भाई साहब, ये बंदा आखिर पानी में कब कूदा? ये तो सिर से पैर तक पूरा भीगा हुआ था, सिर्फ दूसरों की भलाई का क्रेडिट खुद लेने के लिए। ये खुद पानी में कूद गया ताकि सबको लगे कि इसने बचाया है। ऑस्कर वाले सच में इसके कर्जदार हैं। इस मोमेंट पर इस कहानी का असली विलन होते हुए भी मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। अगर ऐसी एक्टिंग मेरे पास होती तो मैं अपना मिशन कब का पूरा कर चुका होता। ये सब क्या हुआ? वान जमीन पर क्यों लेटी है और मुये तुम पूरे भीगे क्यों हो? मुंह फादर और मुंह मदर भी वहां पागलों की तरह दौड़ते हुए आए और तुरंत दोनों के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्हें देखकर मुये ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, जैसे सच बताने में उसे डर लग रहा हो। कोई बात नहीं मुये, तुम डरो मत, हम सब यहाँ हैं। बताओ आखिर यहाँ क्या हुआ था? मुये ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मैंने अभी देखा कि भैया ने दीदी को नदी में धक्का दे दिया और वो मुझे भी पानी में फेंकना चाहते थे। जब मैं उनसे लड़ रहा था तो उन्होंने मुझे भी पानी में खींच लिया।
और पानी के अंदर उनका हाथ किसी नुकीली चीज से कट गया। पानी में गिरने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले दीदी का ख्याल आया कि दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुरंत उन्हें बचाने के लिए तैरा और बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाल लाया। पापा, मम्मी, दीदी, आप प्लीज भैया को मत डांटना, वो तो बस हमारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। इस सीन को देखते ही व्यूअर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये तो सच में आस्तीन का सांप है, इसने तो पूरे सच को ही बदल कर रख दिया। जिन लोगों ने मुये का साथ दिया था वो तुरंत कमेंट्स में माफी मांगने लगे, पर स्क्रीन पर सेने अभी भी चल रहा था। कमीने कहीं के हम इतनी भलाई से तुम्हें गांव से वापस लेकर आए और तुम हमारे ही बच्चों की जान लेने पर तुले हो। मुंह फादर गुस्से से लाल पीले होकर मेरी नाक के सामने उंगली लहराते हुए चिल्ला रहे थे। वानवन तुम्हारी सगी बड़ी बहन है और भले ही मुये का हमसे खून का रिश्ता नहीं है, पर वो तुम्हारा भाई है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मुंह मदर भी पूरी ताकत से मुझ पर चीख रही थी। पापा, मम्मी, आप भैया को कुछ मत कहिए, वो तो बस मजाक कर रहे थे, बस उनसे थोड़ी गलती हो गई। मुंह ये अपनी आंखों से झूठे आंसू पोंछते हुए बोला, मजाक? तुमने कभी ऐसा खौफनाक मजाक देखा है? ये कोई मजाक नहीं, ये तो सीधे सीधे मर्डर की कोशिश है। ये हम सबकी जान लेना चाहता है। मुंह वानवान ने अपने सफेद पड़ चुके होंठों से धीरे से कहा। मैं वहां कांपता हुआ अकेला खड़ा रहा, मेरे पूरे शरीर से खून बह रहा था, पर किसी एक इंसान ने भी मुझसे मेरे जख्म के बारे में नहीं पूछा, बल्कि सब बिना सोचे समझे मुझ पर कीचड़ उछाल रहे थे। आप लोगों की कौन सी आंख ने मुझे इसे पानी में धक्का देते हुए देखा है? मैंने कांपती आवाज में उनसे पूछा, हालांकि मैं जानता था कि उनका रिएक्शन क्या होगा, पर फिर भी मेरे दिल ने यह सवाल पूछ ही लिया। अगर तुम नहीं थे तो और कौन होगा? क्या मैं खुद ही पानी में कूद गई थी? मैं पूरी तरह से अवाक था। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम्हें पानी में फेंकने वाला वो मुये था और तुम्हें बचाने वाला तुम्हारा ये सगा भाई? भैया, भले ही तुमने हम दोनों को पानी में फेंका, पर मैं अभी अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि मेरा मिशन सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। भाई साहब, इतनी बड़ी खुशखबरी, इसका मतलब ये है कि जब तक सब लोग मुझे ही विलन समझेंगे तब तक मेरा मिशन पूरा माना जाएगा। ये सोचते ही मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया और मैंने आगे कोई भी सफाई देना जरूरी नहीं समझा। ऑडियंस में बैठी मुंह वानोन का दिल इस समय बहुत भारी था। वो उस वक्त इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? बिना किसी जांच पड़ताल के उसने अपने सगे भाई की एक बात तक नहीं सुनी। स्क्रीन पर उस खून से लथपथ मुझे को देखकर उसके दिल में पछतावे का सैलाब उमड़ रहा था। खुद उसके समेत पूरे परिवार में से किसी ने भी एक बार नहीं पूछा कि उसे ये चोट कैसे लगी और ना ही किसी ने उसके जख्म पर पट्टी बांधी। यहाँ तक कि किसी ने उसे एक ब्लैंकेट। ये किस तरह के लोग हैं यार? मूगे की हालत इतनी खराब थी पर किसी को उसका खून रोकने की फिक्र नहीं थी। एक ब्लैंकेट तक नहीं दिया उसे। क्या वो सच में इनका सगा बेटा था? स्क्रीन पर दिख रहा था कि जब मुझे पता चला कि मिशन पूरा हो गया है तो मैंने बस अपना सिर हिला दिया। इस घर में सच में कोई भी नॉर्मल नहीं है। मेरी ये बात सुनकर मुंह फादर का गुस्सा फिर से भड़क उठा। तुमने अपनी बहन और भाई को पानी में फेंक दिया और तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। इतना कहते ही उन्होंने अपना हाथ हवा में लहराया और मेरी तरफ एक तमाचा मारने के लिए बढ़े। ठंड और चोट की वजह से मेरी बॉडी बहुत स्लो रिएक्ट कर रही थी। जब तक मैं वहां से हटने की सोचता तब तक बहुत देर हो। जैसे ही वो थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ने वाला था, अचानक एक साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मुंह फादर का हाथ बीच में ही रोक दिया। मैंने कांपते हुए अपना सिर उठाकर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि शेन यूचू थी। अंकल, अपने सगे बेटे पर इस तरह हाथ उठाना क्या आपको ये शोभा देता है? शेन यूचू की कदक आवाज गूंजी। उसने जानबूझकर सगे बेटे शब्द पर जोर दिया था। मुंह फैमिली के बच्चों की अदला बदली की खबर वैसे भी मीडिया में आ चुकी थी, तो शेन यूचू के लिए यह जानना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं अपने बेटे को कैसे सुधारता हूं ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते से हटो। पर शेन यूचू ने बस एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। क्या आपने अपनी आंखों से मुझे को धक्का देते हुए देखा था? मुझे आपका सगा बेटा है, आप उस पर भरोसा ना करके उस नकली बेटे की बात मान रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंह ये आपका कोई नाजायज बेटा हो? तुम अपनी जुबान को लगाम दो। मुंह फादर गुस्से से पूरी तरह तिलमिला उठे। मुंह ये बचपन से ही बहुत सीधा और समझदार बच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जबकि ये मूगे गांव से आया है, इसके अंदर कोई तमीज नहीं है, ये सिर्फ बदतमीजी जानता है। अगर मैं इस पर भरोसा नहीं कर रहा तो इसमें गलत क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे गांव से आया है, पर वो वहां गया कैसे? क्या ये आप जैसे पेरेंट्स की लापरवाही नहीं थी? और जब आपका बेटा इतनी मुश्किलों के बाद वापस आया तो आपने उसे प्यार देने के बजाय हमेशा दुत्का। क्या यही आपका बच्चों को पालने का तरीका है? आपने उस वक्त उस कामवाली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसे इनाम में 10 मिलियन और दे दिए कि उसने आपको इतना अच्छा बेटा दिया। अगर कोई बाहर का इंसान ये सुनेगा तो उसे यही लगेगा कि वो कामवाली आपकी कोई पुरानी महबूबा थी। तुम झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मुंह फादर का बूढ़ा चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। क्या आप लोगों ने
एक बार भी सोचा कि मूजे के हाथ पर ये इतना गहरा जख्म कैसे लगा? ये बात सुनते ही मुंह फादर और मुंह मदर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो तो बस मूये की बातों में खोए थे, उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। जरा नदी के उस पार देखिए, वहां आगे लोहे के नुकीले तार लगे हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि जब मू वानवान पानी में बह रही थी तो मूजे ने उसकी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई और वहां उन तारों से उसका हाथ कट दिया। शेन यूचू ने बड़े शांत दिमाग से पूरे सीन को एक्सप्लेन किया। मुंह फादर, मुंह मदर और मुंह वानवन सब बिल्कुल दंग रह गए। ये बात सुनने में बिल्कुल सच लग रही थी। मूये ने जब उनका ये रिएक्शन देखा तो वो घबरा गया। भैया तो खुद पानी के बहाव में बह गए थे दीदी को, तो मैंने ही बाहर निकाला था। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वानवन को मूये ने ही बचाया है और मूजे को जो चोट लगी है वो उसकी खुद की गलतियों का नतीजा है। मुंह फादर ने पूरी जिद के साथ कहा, हाँ मुझे भी मूये पर पूरा भरोसा है। मुंह वानवान ने भी बाजू से हामी भरी। शेन यूचू का तो जैसे सिर चकरा गया। अगर मूगे को तैरना नहीं आता था तो वो इतनी दूर कैसे बह जाता, और अगर उसे तैरना आता था तो वो खुद वापस क्यों नहीं आ सकता? क्या मुंह फैमिली के इन लोगों का दिमाग पूरी तरह खाली है? वो अभी आगे और बहस करने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। रहने दो, इनसे बात करना दीवारों से सिर टकराने जैसा है। मुझे नहीं चाहिए कि ये मुझ पर यकीन करें। मुझे सच में उनकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं चाहिए था। अगर इन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया तो मेरा मिशन तो फेल हो जाएगा ना। शेन यूचू बहुत चालाक थी। मुझे उसे इस पूरे सीन को डिकोड करने से रोकना था, वरना मेरे वो 100 बिलियन कैश मेरे हाथ से निकल जाते। जब उसने देखा कि मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता तो वो मुड़ी और मुझे सीधे अपने टेंट के अंदर ले गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मू फैमिली में ऐसी नरक जैसी जिंदगी जी रहे हो। उसने एक मोटा सा ब्लैंकेट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने तुरंत उसे लिया और अपनी बॉडी और बालों, वो सब बस बेवकूफों का झुंड है। मैं उनकी बातों को दिल से नहीं लगाता। पर हाँ, तुम तो सच में कमाल हो। तुमने बाहर जो उनकी क्लास लगाई, मजा आ गया। वो तो होना ही था। वैसे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ वाकई तारीफ के काबिल है। शेन यूचू ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? मैंने थोड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा। मुझे पूरा यकीन था कि उसने मुझे पानी में किसी को बचाते हुए नहीं देखा था। कोई भी समझदार इंसान देखकर बता सकता है कि तुम्हें वो चोट किसी की जान बचाने की वजह से लगी है। और वैसे भी मुझे तुम्हारी नीयत पर पूरा भरोसा है। शेन यूचू ने बेहद सीरियस होकर मेरी तरफ देखा। अच्छा, तो जरा बताओ कि मेरी नीयत कैसी है? मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेरा और शेन यूचू का पहले कोई कनेक्शन रहा हो। फिर उसके दिल में मेरी ऐसी इमेज कैसे बनी? उसने कुछ पल सोचा और बोली, तुम बहुत साफ दिल के हो और हमेशा पॉजिटिव रहते हो। मैं उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। पिछले इतने दिनों से किसी एक इंसान ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था। घर वालों ने हमेशा मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और डांटा। भले ही मैं इन बातों को इग्नोर कर देता था, पर कभी कभार दिल में दर्द तो होता ही था। ये पहली बार था जब किसी ने आंख बंद करके मुझ पर भरोसा जताया था। मुझे अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शेन यूचू ने पता नहीं कहां से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला जिसमें सारी दवाइयां मौजूद थी। चलो इधर आओ, मैं तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध देती हूँ। मैं कुछ देर खामोश रहा और फिर मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां बहुत सॉफ्ट थी और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उसके उन खूबसूरत होठों को देखकर मुझे स्कूल के उस सीक्रेट पेज की बातें याद आ गईं। शेन यूचू के होंठ वाकई बहुत कातिलाना है। अगर इन्हें एक बार चूमने को मिल जाए तो मौत भी मंजूर है। जब उसके होठ मेरे चेहरे से सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थे तो मेरा थूक खुद ब खुद गले से नीचे उतर गया। पर अगले ही पल मैंने अपने सिर को झटका शांत मुगे। होश में रहना होगा। मेरे इस मिशन में शेन यूचू से जुड़ा कोई भी सीने नहीं था। अगर मैं उसके साथ लव स्टोरी शुरू कर दूंगा तो पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा। ये सोचते ही मुझे लगा कि अब सब कुछ साफ साफ कह देना ही बेहतर होगा, ताकि आगे से हम दोनों अपने अपने रास्ते चलें। जख्म पर पट्टी बांधने के बाद शेन यूचू ने पता नहीं कहां से एक हेयर ड्रायर निकाला और मेरे बाल सुखाने लगी। मैंने तुरंत उसके हाथ से वो ड्रायर छीन लिया। शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगा। शेन यूचू कुछ पल के लिए हैरान रह गई। तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने सीधे काम की बात पूछी। शेन यूचू अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना डायरेक्ट सवाल पूछ लूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपना सिर झुकाकर धीरे से पूछा। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। हमारी मू फैमिली शहर के रईसों में गिनी जाती है। भले ही मुझे घर में प्यार न मिलता हो, पर मेरा स्टेटस तुमसे बहुत ऊंचा है। ये बहाना भले ही थोड़ा अजीब था, पर सुनने में बिल्कुल सही लग रहा था। शायद इससे शेन यूचू के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। शेन यूचू की आंखों में एक पल के लिए उदासी छाई, पर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ एक क्लासमेट जैसा है। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। मुझे लगा था कि वो इतनी कग लगली है तो पलटकर कोई तीखा जवाब देगी, पर उसने तो बस एक ऐसी मुस्कान दी जो दिल को छू गई। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब उल्टा मैं ही थोड़ा अजीब फील कर रहा था।
मूगे सच में कितना बेवकूफ, इतनी खूबसूरत लगरी ने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अगर मूगे को वो पसंद नहीं है तो भाई उसे मेरे लिए छोड़ दो। शन यूचू, तुम मेरी क्रश है, आज से हमारी दुश्मनी शुरू। भले ही वो मुंह से कुछ भी कह रही हो, पर मुझे साफ दिख रहा है कि वो मूजे को पसंद करती है। बाकी सबके सामने वो कितनी कड़क रहती है, पर मूगे के सामने आते ही कितनी सॉफ्ट हो जाती है। विला में बैठी लिन रॉक्सी गुस्से से लाल हो रही थी और तुम कहती हो कि तुम्हें स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है, समझे? अगर तुमने उसे पहले ही अपना असली सच बता। शन यूचू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम उसके बारे में ऐसा दोबारा मत बोलना, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा इंसान नहीं है। लिन रॉक्सी ने अपनी आंखें घुमाई। उसकी ये बेस्ट फ्रेंड बाकी सब मामलों में तो परफेक्ट थी, पर जब बात प्यार की आती थी तो इसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता था। जब मैं नॉवल पढ़ रहा था तब मुझे भी समझ नहीं आता था कि शन यूचू को मुझसे प्यार क्यों हुआ। आखिरकार इस कहानी का असली हीरो तो वो मू ये था ना। इसलिए मैं अपने बाल सुखाते हुए बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ मुड़ रहा। तुमने आज मेरी हेल्प तो कर दी, पर तुमने उस मुए से बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। शन यूचू ने बिना पलक झपकाए बड़े आराम से कहा, दुश्मनी होती है तो होने दो, वैसे भी मुझे वो फूटी आंख नहीं सुहाता। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। वो तो पूरे कॉलेज का क्रश है ना, न जाने कितनी लगड़ियां उस पर मरती हैं। बाकी दुनिया को क्या पसंद है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसे दोगले और चालबाज लदों से सख्त नफरत है। शन यूचू ने जैसे ही इमेजिन किया कि वो मुए के साथ खड़ी है, उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। कितना घिनौना ख्याल था ये। और वैसे भी उसके पास मुए से नफरत करने की एक और बहुत बड़ी वजह थी, और वो ये कि वो हमेशा मूगे को परेशान करता रहता था। मैंने अपना सिर हिलाया। चलो बहुत बढ़िया है, इस दुनिया में आने के बाद आखिरकार मुझे कोई तो नॉर्मल इंसान मिला। जब मेरे बाल लगभग सूख चुके थे तो शन यूचू ने मेरी तरफ एक कैजुअल ड्रेस बढ़ाई। ये कपड़े लो, अभी इसी से काम चला लो। इतना कहकर उसने बीच में एक पर्दा खींच दिया जिस में बढ़ गया। तुम पर्दे के उस पार जाकर कपड़े चेंज कर लो। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। मन ही मन सोचा कि ये लड़की जब भी बाहर निकलती है इसके पास सारा इंतजाम पहले से ही होता है। उधर टेंट के बाहर खैराम हुई है। जब से शन यूचू वहां आई थी तब से उसका मूड बहुत खराब था। शन यूचू को पूरे कॉलेज की सबसे हसीन लड़की माना जाता था। अगर वो इतनी कगक न होती तो उसके पीछे घूमने वाले लड़कों से पूरा ग्राउंड भर जाता। मुंह ये मन ही मन ये बात मानता था कि वो भी उसे थोड़ा पसंद करता है, पर सिर्फ थोड़ा सा ही। आखिर वो मुंह फैमिली का एक लौता वारिस था। उसकी शादी तो किसी अमीर घर की लड़की से ही होनी थी, पर यह शन यूचू हमेशा उसे इग्नोर करती थी। वो दोनों एक ही क्लास में थे, पर उसने कभी उसे पलटकर हेलो तक नहीं कहा, यहां तक कि कभी आंख उठाकर देखा तक नहीं। बचपन से लेकर आज तक, चाहे लुक्स हो या पैसा, वो हमेशा सबसे आगे रहा था। किसी लड़की की इतनी मजाल नहीं हुई कि उसे भाव न दे। सिर्फ शन यूचू ही उसे कचरा समझती थी। पर आज उसने सीधे आकर मूगे का साथ दिया और खुलेआम उसके खिलाफ खैरी हो गई। मूगे को ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्या वो सच में मूगे को पसंद करती है? उसके दिल में ये बात खटक रही थी। उसकी नजरों में ऐसा नहीं था कि शन यूचू उसे पसंद नहीं करती, बस उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। अगर वो थोड़ा सा भी चार्म यूज करे तो शन यूचू उसके पीछे दुम हिलाती हुई घूमेगी। मुझे जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो आखिरकार मेरी ही होकर रहती है। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे मुकाबला करो। वो बस मेरा उड़ा हुआ चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहा था। दूर से शन यूचू के टेंट को देखकर वो पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ा। शन यूचू, मैं तुम्हें अपने प्यार में पागल करके ही दम लूंगा। मुंह ये जैसे ही टेंट के अंदर घुसा तो वहां सिर्फ शन यूचू को अकेला देखकर उसने सोचा कि मैं वहां से जा चुका हूं। शन यूचू ने नजरें उठाई और बेहद ठंडी आवाज में पूछा, तुम अंदर क्यों आए? मुंह ये ने जब उसका ये रुख देखा तो उसने तुरंत अपनी आंखें मटकाना शुरू कर दिया और एक रोतड़ू चेहरा बना लिया। आमतौर पर जब भी वो ऐसा चेहरा बनाता था तो सब लोग उसे गले से लगा लेते थे। पापा और दीदी भी ऐसा ही करते थे और कॉलेज के बाकी दोस्त भी। तुम अपनी आंखें इस तरह बार बार क्यों मटका रहे हो? आंखों की कोई बीमारी है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाओ। ये मेरा टेंट है, कोई हॉस्पिटल नहीं। शन यूचू ने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा। मुंह ये तो वहीं का वहीं सन्न रह गया। बचपन से लेकर आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी, खासकर किसी लड़की ने, पर उसने बहुत जल्द खुद को संभाला। उसने सोचा कि शन यूचू शायद अभी उसके असली चार्म से वाकिफ नहीं है। जब वो उसे करीब से जानेगी तो वो खुद उसकी दीवानी हो जाएगी। मैं तो बस यहाँ भैया की तबीयत देखने आया था। मैंने देखा कि उन्हें अभी काफी चोट लगी है। मुझे ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र हो। तुम्हें पता था कि म्यूजे को चोट लगी है, तो जब बाहर ब्लैंकेट बंट रहे थे तब तुमने सारे ब्लैंकेट खुद क्यों दबा लिए?
और अब यहाँ आकर ये झूठी फिक्र दिखाने का नाटक क्यों कर रहे हो? शेन यूचू ने सीधे पॉइंट पर वार किया। तुम मूये की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पीला बढ़ने लगा। तुम मुंह से कह रहे हो कि तुम मूगे को देखने आए हो, पर तुम्हारे हाथ में एक पट्टी तक नहीं है। ये झूठा नाटक बंद करो तो बेहतर होगा। शेन यूचू ने अपनी जुबान से उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं पर्दे के पीछे खड़ा अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि शेन यूचू बहुत कदक है, पर वो इस हद तक उसकी क्लास लगा देगी ये मैंने नहीं सोचा था। भाई साहब, ये तो सच में कमाल है। मैं मूये वहां पूरी तरह से झेम गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सोचा कि यहां से इज्जत से निकल जाना ही बेहतर होगा। अगर आपको मेरा यहां आना इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं चला जाता हूं। उसने अपनी बात कहते हुए अपनी आंखों में झूठे आंसू लाने की कोशिश की, पर अफसोस शेन यूचू इन सब ड्रामों से बहुत ऊपर थी। भले ही बाकी दुनिया उसके सीधे चेहरे के धोखे में आ जाए, पर वो उसकी इस मक्कारी को साफ देख सकती थी। चले जाओ यहां से, दोगले इंसान, शेन यूचू ने बेहद धीमी और कक आवाज में कहा। तुमने क्या कहा? तुमने मुझे क्या बुलाया? मूये की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा जैसे उसके कानों ने कोई धोखा खाया हो। आज तक किसी ने उसे इस नाम से नहीं पुकारा था। शेन यूचू ने सीधे उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने कहा चले जाओ यहां से, दोगले इंसान। ठीक इसी समय मैं भी कपड़े चेंज करके उस पर्दे के पीछे से बाहर आ गया। मुझे शेन यूचू के कपड़े पहने देखकर मूये के दिल में जलन की एक बहुत तेज आग भड़क उठी। आखिर इसकी इतनी औकात कैसे हुई कि ये शेन यूचू के कपड़े पहने? शेन यूचू ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एक झटके में बदल गए। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, कहीं ठंड तो नहीं लग रही? अगर चाहिए तो मैं अंदर से एक जैकेट और ले आऊं। नहीं, तुम्हारे ये कपड़े बहुत गर्म है, बस यही काफी है। मैंने उसकी तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। ये नजारा देखकर मूये के दिल पर जैसे एक और वज्रपात हुआ। क्या ये शेन यूचू कोई फेस चेंजिंग आर्टिस्ट है? मेरे सामने इसका चेहरा कैसा था और मूगे के आते ही ये पूरी तरह बदल गई। ये देखकर उसका खून उबलने लगा। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, और इसके साथ इतनी नरमी? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है? मूये ने गुस्से में मूजे की तरफ इशारा किया। वो साफ दिल का है, हर मामले में परफेक्ट है, पॉजिटिव है और बहादुर है। वो आज तक का सबसे बेहतरीन इंसान है जिसे मैंने देखा है। तुम्हारी औकात तो मेरे सामने इसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, शेन यूचू ने बेहद शांत आवाज में कहा। उसके इस ठंडे और कॉन्फिडेंट चेहरे को देखकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए बहुत तेज हो गई। मैं मानता हूं कि इस मोमेंट पर मेरा दिल सच में उसकी तरफ खिंचा था। मूये ने गुस्से से लाल पीला होकर शेन यूचू को एक जहरीली नजर से देखा और वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। उसने मन ही मन कसम खाई, शेन यूचू, मैं तुम्हें अपने प्यार में पागल करके ही दम लूंगा। सिर्फ मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माई मानने पर मजबूर कर दूंगा। भाई साहब, ये लगरी तो सच में बहुत कादक है। इसने जो क्लास लगाई है, मजा आ गया। इसे ही कहते हैं असली तेवर। नहीं यार, ये लगरी हमारे प्यारे मूये के साथ ऐसा कैसे कह सकती है? ये तो बहुत ज्यादा बदतमीजी है। अरे बाप रे, क्या अभी भी इस मूये के कुछ अंधे चाहने वाले बचे हैं? तुम लोग प्लीज यहां से दफा हो जाओ, समझे? मूये को जाता देख शेन यूचू ने एक लंबी और राहत की सांस ली। चलो, बला टली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे भी यहां से निकलना चाहिए। उसकी पहले कई बातों ने मुझे थोड़ा डरा दिया था। मुझे डर था कि अगर मैं यहां और रुका तो मैं अपनी भावनाओं में बह जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ देती हूं, मैं कार लेकर आई हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मामूली सी खरोंच है, मैं खुद पैदल चला जाऊंगा। शेन यूचू ने जब मेरे शरीर के उन गहरे जख्मों के बारे में सोचा, हद है, तुम इस गहरे जख्मों को मामूली खरोंच कह रहे हो? और वैसे भी ये शहर का बाहरी इलाका है, यहां से पैदल जाने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। हम दोनों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही, पर आखिरकार वो मुझे अपनी बात पर राजी नहीं कर पाई। जाने से पहले उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में एक जैकेट थमा दी। स्क्रीन के सामने बैठी लिन रुओक्सी ने अपना सिर हिलाते हुए एक ठंडी सांस ली। मैं तो कहती हूँ, तुम सच में एक भोली लगी हो। उसने तुम्हें साथ जाने से मना किया और तुम चुपचाप मान गई। उसके बाद आयर तुमने क्या किया था? शेन यूचू को उस दिन का पूरा सेने याद आने लगा और उसके होठों पर अनजाने में एक स्माइल आ गई। मेरे टेंट से बाहर निकलते ही उसने तुरंत अपने फोन से एक नंबर डायल किया। जो अंकल, अभी के अभी हेलीकॉप्टर से एक सिक्योरिटी टीम को रवाना कीजिए। किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूं। जब ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर के गुजरने की आवाज आई तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। उस हेलीकॉप्टर से कामूफ्लाज यूनिफॉर्म पहने हुए कई सारे हट्टे कट्टे जवान नीचे उतरे, जिनकी बॉडी बहुत मस्कुलर थी और वो पूरी तरह से ट्रेंड लग रहे थे। मैडम, प्लीज कमांड दीजिए। उन सभी लोगों ने सामने खड़ी शेन यूचू के सामने बेहद इज्जत से अपना सिर झुकाया। वहां एक लगरा जा रहा है, आप सबको उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाना है। ये उसकी फोटो है, वो बस उसी रास्ते पर है। याद रहे,
आप सब सिर्फ छुपकर उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखे, लगभग 2 घंटे तक लगातार पैदल चलने के बाद मुझे पेट में चूहे कूदते हुए महसूस हुए, पर सारा खाना तो वो मू फैमिली के लोग अपने साथ ले जा चुके थे। मेरे पास शहर पहुंचकर कुछ खरीदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी सामने थोड़ी दूरी पर मुझे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन दिखाई दी। पास जाकर देखा तो अंदर सारे मेरे फेवरेट आइटम्स मौजूद थे। मैं मन ही मन बहुत हैरान हुआ। इस नॉवल की दुनिया का अंदाज ही कुछ अलग है। इतने सुनसान इलाके में भी वेंडिंग मशीन का इंतजाम है। ये तो जैसे भूखे को 56 भोग मिलने जैसा था। पर अगले ही पल मेरे दिमाग में एक शक पैदा हुआ, ये सब कुछ बहुत अजीब नहीं लग रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे लिए ये सब पहले से प्लान किया हो? पर फिर मैंने उस ख्याल को झटक दिया, ऐसा कौन होगा जो मेरे लिए ये सब करेगा? और अगर कोई करना भी चाहे तो उसके पास इतना बड़ा सोर्स कहां से आएगा? इसलिए मैंने अपने फोन से कोड स्कैन किया, कुछ स्नैक्स और पानी खरीदा और बड़े सोफे पर बैठी शन यूचू ने जब बड़ी स्क्रीन पर ये सीने देखा तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। तभी स्क्रीन का सीने एक बार फिर बदला। चारों तरफ स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे थे और आसपास कई सारे छोटे छोटे जानवर थे। ये शायद कोई एनिमल वेलफेयर एनजीओ की जगह थी। लो भाई, आ गया यही वो सीन है जहां मूगे पर जानवरों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा था। चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखरी है। पता नहीं उसने ये सब कैसे किया होगा। हाँ यार, कुछ समय पहले तक तो मूगे कितना दयालु दिख रहा था, पर इतनी जल्दी उसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? चाहे वो पहले कितना भी अच्छा इंसान रहा हो, पर जानवरों के साथ ऐसी हैवानियत कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऑडियंस में बैठी मू वानवान का चेहरा गुस्से और दुख से पीला पड़ चुका था। पुराने सारे सच देखने के बाद उसने मूगे को अपना भाई मान लिया था, पर जानवरों के साथ हुई ये हैवानियत भी एक सच थी और उसके प्यारे शाओवाई की मौत भी एक सच थी। तो क्या इस बात के लिए वो मूजे को कभी मां कर पाएगी? स्क्रीन पर दिख रहा था कि मैं अपने क्लास टीचर के पीछे पीछे बिना किसी इंटरेस्ट के घूम रहा था। ये स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड एक सोशल एक्टिविटी थी जिसमें बच्चों को एनिमल शेल्टर का दौरा कराया जा रहा था ताकि उनके दिल में दया की भावना जागे। स्क्रीन के सामने बैठे क्लास टीचर के हाथ ये देखकर कांपने लगे। उन्हें लगा कि आज उनकी नौकरी पक्की जाने वाली है। इस समय मेरा दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं अपने कैरेक्टर का एंडिंग अचीवमेंट कैसे पूरा करूं। मेरा ध्यान उन जानवरों पर बिल्कुल नहीं था। भैया जरा इधर आइए, मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज दिखाता हूं। थोड़ी दूरी पर खड़ा मूये मुझे देखकर एक बेहद मासूम और सीधा स्माइल दे रहा था। मेरा दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया। जब भी ये मूये मुझे देखकर ऐसी स्माइल देता था, यकीनन कोई न कोई मुसीबत आने वाली होती थी। पर वैसे भी मैं पिछले कुछ दिनों से विलन